मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का राज है और कहते हैं हर तरफ जो है वो कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वो सारे हिंदू जब शिफ्ट करके भारत हिंदुस्तान चले गए तो वहां जब एक क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था, क्योंकि मैं आई एम रिजेक्टेड, मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है। कि आपको इसलिए कह दिया गया कि आपने कहा खून रेजी। मेरा भी ख्याल है ये मुल्क खुदा ना खास्ता खून रेजी की तरफ जा रहा है, जिस तरह लूट मार है। बड़ा मुझे इशू इस वक्त नजर आ रहा है कि आपके दहशतगर्दी ने इस्लामाबाद I-10-4 के अंदर अपना निशान छोड़ा है। पीर मानकी शरीफ के साथ कम्युनिकेशन मैंने दी है। उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे थे कि हर कानून जो है वो पहले मौलवियों के पास जाएगा, वो अप्रूव करेंगे, ये है वो है। इधर मौलवियों को जो उन्होंने तैयार किया था उसमें ये सारी प्रोमिसेस थी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टैग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट में साजिद तारर और इश्तियाक अहमद ने जबरदस्त दोनों मिलकर इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान को बनाना इतनी बड़ी गलती हो गई है कि आज दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हो या पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री रह रहे हो, सभी को पाकिस्तानी होने पर गर्व नहीं होता, बल्कि उन्हें पाकिस्तानी कहलाने पर सारी दुनिया में उनको मजाक बनाया जाता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को फेम दे दिया गया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, जहां तक तो पाकिस्तान ने इसको स्पॉन्सर किया है, इसलिए ऐसा बन गया है, जिसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जितना भी जोर लगा ले, भारत से वो लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी भारत से लड़ा है पाकिस्तान, भारत ने सभी बार पाकिस्तान को मात दी है। लेकिन अब भी पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया, टेररिज्म करवाया, लेकिन वही टेररिज्म आज पाकिस्तान के कोने कोने में वही सब मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अब उनको संभालने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए वो भारत से बात करने की बार बार वकालत कर रहा है। लेकिन अब भारत अपने हिसाब से बात करेगा, जब भारत को फायदा होगा तब भारत बात करेगा। दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखना, ये डिबेट आपको पूरी जरूर मिलेगी, बस आप अंत तक जरूर देखना। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का राज है और जैसे आप कहते हैं हर तरफ जो है वो कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो मैंने बात करनी है ड्रीम ऑफ पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान का ये ड्रीम था? तार साहब ये बताएं कि क्या था ड्रीम पाकिस्तान का? ये ख्वाब जो था वो ये था कि जो 1947 में हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि जिसका जो काम होता है वो काम नहीं कर रहा और कुछ और काम कर रहा है। दुनिया में हम भीख मांगने चले हुए हैं। हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहाँ पहुंच गए तार साहब? लेकिन यहाँ पे अब मैं बताता हूँ, ऐसा मुल्क आपने देखा है कि जिसका एक हिस्सा यहाँ हो और दूसरा हिस्सा आप एनिमी टेरिटरी क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाके उसको डिफेंड करना हो। फिर आपने उसको और तीसरी रुकावट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपने नारा लगाया मजहब का। आपने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आपने हाउ यू स्टार्ट बिहेविंग। मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, वहां पे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन के पास थी, सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां पे। और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वो सारे हिंदू जब शिफ्ट करके भारत हिंदुस्तान चले गए तो वहां जब एक क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था। सो यू नेवर ट्राई टू मैनेज इट। आपने क्वेश्चन किया क्या ख्वाब हमने अचीव किया, वो क्या उसको करने की कोशिश की? तो दोनों जीरो, दोनों नेगेटिव। मैं खुद उसकी जिंदा मिसाल हूं। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि मैं आई एम रिजेक्टेड, मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है विद द 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं यहां अमेरिका में मजदूरी कर करके इनकी तरक्की का बायस क्यों बन रहा हूं? मेरा यहां पे होना मेरे मादरे मिल्लत के इस ख्वाब की नफी है। ये सारी पाकिस्तान वाज अ फियर टू स्टॉप द सोशलिज्म मूविंग फ्रॉम रशिया। उसकी वजह यह है, जब आपका पहला दौरा अमेरिका का हुआ लियाकत अली खान का, तो वॉशिंगटन डीसी के जब अंदर यहाँ पे डिस्कशंस हुई थी तो डिस्कस किया गया था ये, इसको एज ए, आपने उस वक्त पैसे मांगे थे इनसे और आपने कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, प्लीज फंड अस सो वी कैन स्टॉप द सोशलिज्म बिकॉज वी आर। सो द बात ये है कि अगर दिस वाज द आइडियोलॉजी टू क्रिएट पाकिस्तान, टू स्टॉप द सोशलिज्म, तो क्या ये आप वो भी करने में कामयाब हुए? आपने अफगान जंग तो लड़ी है, ठीक है, आपने 75 साल बाद उस आइडिया को अमेरिकन फंडिंग के साथ आपने उसको रोका है, लेकिन इज देयर एनी जस्टिफिकेशन? थोड़ा मुझे इशू इस वक्त नजर आ रहा है कि आपके दहशतगर्दी ने इस्लामाबाद I-10-4 के अंदर अपना निशान छोड़ा है। आज की बीबीसी की खबर है कि कहान के अंदर 5 जवान शहीद हुए। कहान में, क्वेटा में दस्ती बम का धमाका हो चुका है। अमेरिकन एम्बेसी ने आज ट्रैवलर एडवाइजरी इशू कर दी है, अपनी एम्बेसी को हुक्म दिया है कि मैरियट इस्लामाबाद के अंदर आपने नहीं जाना। मैरियट इस्लामाबाद, दिस इज व्हाट द अमेरिकन एम्बेसी इज
इज टॉकिंग टू देयर एम्प्लॉइज। और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपके वजीर दफा ने आज कहा है कि केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ माल बनाने में बिजी है। दे हैव रिजेक्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ दिस इशू ऑफ कि आपको इसलिए कह दिया गया कि आपने कहा खून रेजी। मेरा भी ख्याल है ये मुल्क खुदा न खास्ता खून रेजी की तरफ जा रहा है, जिस तरह लूट मार है। मेरे पे पर्चा होता तो मेरी तो प्रॉब्लम नहीं। आप वजीर दाखिला रहे हैं, मैंने इन्वेस्टिगेटिव 12 साल स्टोरियां की हैं। शरीफ फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करता है डॉक्टर रिजवान, वो वफात पा जाता है, दूसरे को हार्ट अटैक हो जाता है। मकसूद चपड़ासी जिसने मनी ट्रेल देनी थी, कहाँ से आया? कहीं से नहीं आया, वो दुबई में गुमनाम मर जाता है। तो जो गॉड फादर सीजन माफिया इसी तरह बंदे खत्म करते हैं। आप इन सब की मौत नेचुरल देखते हैं कि कोई खदशा है कि कोई हो सकता है इसके पीछे भी हाथ हो किसी का। 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 45 दिन लगे, ये इस तरह अब नहीं चल सकता। आज मैं लाल हवेली से उठ कर आया हूँ, जिसका कोई बस नहीं चलेगा ना, वो अपने आप को मार लेगा। लोग अपने बच्चे को भूखा सोते हुए नहीं देख रहे। इस बिजली के कहराम में ये कहते हैं 8000 मेगावाट का, मैं ये कह रहे हैं 4000 है, झूठे हैं परले दर्जे के। दहशतगर्द टीटीपी के मोहम्मद खुरासानी जो है मकरान डिवीजन के अंदर, पंचगौर के अंदर, नोशकी के अंदर दे आर एक्टिव, लेकिन एक भी खबर नहीं है पाकिस्तान किसी न्यूज चैनल, किसी जगह पे नहीं बताया जा रहा कि अफगान और टीटीपी आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं। हर चीज को दबा दिया जाता है। वजह यह है कि जो अदारे जिनका कौम की हिफाजत की जो तनख्वाहें लेते हैं कौम की हिफाजत पे, वो नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली के पीछे पड़े। ये मेरे ख्याल में तो जो आपने सवाल किया था उसका मेरा जवाब जो है चीमा साहब, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। वी हैव फेल्ड मेकिंग इन लैंड ऑफ प्योर्स एंड वी आर कंटिन्यूसली फेलिंग इट। I don't see any future. I'm a very optimistic kind of person. मायूसी गुनाह होती है, लेकिन इस वक्त मैं अपनी मादरे मिल्लत की वजह से मायूस हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका एक पर्सपेक्टिव है। डॉक्टर साहब आप बताएं, तारड़ साहब तो कह रहे हैं मैं मायूस हूं। जो ड्रीम ऑफ पाकिस्तान था, स्टार्टिंग इट्स फ्रॉम स्क्रैच जो है, वो हमने सोचा क्या था और कहाँ पहुंचे हैं। 220 मिलियन का मुल्क है, इतनी बड़ी फौज है, अवाम के अंदर यूथ मौजूद है, होप मौजूद है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। जो जिसे वो कहते हैं ना कि ठीक है चैलेंजेस ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात देखे लेकिन टर्न अराउंड किया। आप कैसे देखते हैं? व्हाट वाज द ड्रीम एंड वेयर वी हैव रीच्ड एंड कैसे आगे जाएंगे इन हालात के साथ? जरा हमें थोड़ा डिटेल में बताएं सर। पाकिस्तान जब बन जाता है तो हर एक के पास अपनी एक विजन है पाकिस्तान की। मसलन आपको मिसाल दूं, पंजाब के अंदर जहां से हम तीनों आते हैं और बुजुर्गों से आप पूछ लें तो पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे पे सारे पंजाब में इन्होंने जाके मुसलमानों को कहा कि आप हमें वोट दें, इस्लाम के नाम पे, रसूल के नाम पे और मजीद बातें। और मेरे अपने कज़न मियां मकसूद अहमद जो उसका एक यंगस्टर थे, वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में थे, वो खुद नारे लगाते रहे हैं। तो आई नो फ्रॉम माय ओन फैमिली कि ये सारी इन्वॉल्वमेंट थी। एस्टैब्लिशमेंट मींस आर्मी जी, सीधा सीधी मैं बात करता सीधी हूं। बात। और मैं ख्वातीन को कभी जवाब नहीं देता। ये मेरे ऊपर वैसे ही मलबा घेरा जा रहा है, ये हमारा मलबा। देखें आज मैं शायद जनाब लाल हवेली से होके आया हूं, मैं बड़ा डिप्रेस हूं। आज मैं लाल हवेली 2 बजे आया हूं वहां से, तो लोगों के हालात इतने खराब हैं कि वो दोपहर की रोटी खाने की पोजीशन में नहीं है। और उन्होंने ये काम नहीं होने दिया जो कि हो के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस माशी बहरान को जो क़यामत में आज पिंडी शहर में देख के आ रहा हूं नहीं रोक सकती है। पीर मानकी शरीफ के साथ कम्युनिकेशन मैंने दी है। उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे थे कि हर कानून जो है वो पहले मौलवियों के पास जाएगा, वो अप्रूव करेंगे, ये है वो है। जिन्ना साहब बीइंग अ वेरी आई वुड से इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, उन्होंने जो खत लिखा है वो भी मैंने दे दिया। उन्होंने कहा है कि आपने जो 5 पॉइंट्स रेज किए हैं, पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 75% जो होंगे लेजिस्लेटर वो तो मुसलमान होंगे। तो कभी हो ही नहीं सकता कि शरिया के खिलाफ कोई कानून बने। तो पीर मानकी शरीफ को पॉइंट बाय पॉइंट तो कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन ओवरऑल कमिटमेंट दे दी। इधर मौलवियों को जो उन्होंने तैयार किया था उसमें ये सारी प्रोमिसेस थी। अंग्रेजों को कहा कि नहीं, इस्लाम के अंदर तो डेमोक्रेसी शुरू से ही है, हिंदुओं के अंदर कास्ट सिस्टम है, वो कभी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकते। हम तो बाय नेचर, दीज आर हिज वर्ड्स,
डेमोक्रेसी इज इन आवर ब्लड, ये उन्हें कहा। कांग्रेस को कहा कि तुम में और हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं है। वो दूसरी बात है कि जब अपना गांधी जी का कत्ल हुआ तो कायदे आजम को भी मानना पड़ा कि गांधी जी बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग थे, जिनकी वजह से जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए थे उनकी जानें बची, और पाकिस्तान का जो एक 55 करोड़ का शेयर होना था वो भी मिला। तो कायदे आजम इवन एग्रीड टू दैट। हाँ जी, तो इनको ये सारी बातें माननी भी पड़ी कि टू नेशन थ्योरी वाज अ पॉलिटिकल स्लोगन, हकीकत नहीं थी। क्योंकि अब मुझे आप बताएं, आप तो पंजाब के रहने वाले हैं, आप सियालकोट से हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर आप जाए ना सियालकोट शहर के अंदर तो छोटे छोटे तालाब होते थे जहाँ पे घोड़े और भैंसें और ये अपना गाय आके पानी पिया करती थी। पता नहीं आपकी जनरेशन ने देखा है या नहीं, मैंने लाहौर में हर जगह देखा है। वो हमेशा हिंदुओं ने बनाई होती थी। लाहौर के जितने अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वो हिंदुओं और सिखों के पैसे से बने हैं। तो ऐसे हिंदू भी थे जिनके कर्म जो हैं आज तक मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली नॉट ऑल हिंदूज वर इवल, ऑब्वियसली नॉट, एंड ऑल मुस्लिम्स आर नॉट द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, ये आप और मैं भी जानते हैं। लेकिन टू नेशन थियरी में इस किस्म की एडमिशन नहीं थी हो सकती। यू हैड टू डू ब्लैक एंड वाइट। मैंने कहा पॉलिटिकली इस ऑर्गन की बुनियाद पे पाकिस्तान बन गया।